हाय स्टूडेंट कैसे हैं। इससे पहले चैप्टर में या वीडियो में डिस्कस किया था। ये पुराना चैप्टर था जिसका नाम था एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक था जो कभी कभार आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो इसलिए उसको जल्दी से हमने पढ़ा के ख़त्म कर दिया। 2 ही वीडियो में वो पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया था। तो अब नया एक चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल कूलिंग। तो इलेक्ट्रिकल कूलिंग चैप्टर जो है एक क्लास में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन दिया गया था। इलेक्ट्रिकल कूलिंग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिकल कूलिंग की है हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है अन्य के तुलना में। इसके अलावा एक एक चीज़ें डिस्कस किया था। उसके बाद एक आपका वेपराइजेशन एक साइकिल आपको पढ़ाया गया था जिसमें हमने एक रेफ्रिजरेटर का डिस्कस किया था, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसका महत्व हम उस दिन बता रहे थे आपको उस साइकिल में। तो थोड़ी बहुत समस्याएं थी क्योंकि हमें उसको ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि उसमें जो जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी यूज़ हो गए हैं तो उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसके छोटे छोटे जो शब्द हैं इलेक्ट्रिकल कूलिंग से जुड़े हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ओवर यू भी जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चाहे इंटरव्यू आप जाएंगे देने तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं, या रेफ्रिजरेटर क्या है, या कोई सीधे सिंपल कर सकता है आप फ्रिज बताइए। जो फ्रिज है तो उसमें जो हीट पंप है उसका क्या उपयोग होता है, या जो रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं, या जो भी आपकी फ्रिज है तो उसमें कौन सा ऐसा मटेरियल मतलब या पदार्थ डाला गया है जिससे वो हीट उत्पन्न करता है। इस तमाम तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं आपके छोटे जो भी आपके कंपनी में इंटरव्यू, प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये सब उस पर्पस के अनुसार भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक छोटे छोटे टर्म पूछता है कि निम्न में से या निम्न निम्न लिखा रहता है निम्न में से किन्हीं 4 पे संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा पहला मान लिया रेफ्रिजरेशन, दूसरा लिखा जा सकता है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप या रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को हिंदी में हम प्रशीतन कहते हैं। तो समझते हैं प्रशीतन क्या है। तो देखिए प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन क्या है। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी सिस्टम या सब्सटेंस या पदार्थ के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है तथा इसे लो टेम्परेचर पर मतलब कायम रखा जाता है, इसे हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है देखिए, इतना सिंपल क्या है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी सिस्टम या सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है तथा इसे लो टेम्परेचर को कायम रखा जाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन आप बता सकते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो आपका रेफ्रिजरेशन है वो आपकी कूलिंग का विकसित रूप है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य कूलिंग से है तो इसमें कोई कहना गलत नहीं है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन है वो आपके कूलिंग का एक विकसित रूप है, विकसित नेम है। ठीक है, कि पहले हम उसे कूलिंग कहते थे, शब्दों में आसानी से समझने के लिए उसे शीतलन कहते थे या कूलिंग कहते थे इंग्लिश में। तो अब उसी को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ था।
इसके अलावा दूसरे शब्दों में इसका डिफिनेशन एक और है, वो हमने आपके इसमें नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन एक जानना ज़रूरी है। तो दूसरे शब्दों में एक और डिफिनेशन है, देखिए। तो रेफ्रिजरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के तापमान को उसके आसपास वाले वायुमंडलीय तापमान से कम किया जाता है और इसे लो तापमान पर सतत कायम रखा जाता है। उसे ही हम रेफ्रिजरेशन कहलाते हैं। तो यही एक तरह से कह सकते हैं, यही जो आपका डेफिनेशन लिया गया है उसे दूसरे शब्दों में बोला गया था। तो यही सब चीज़ें हैं, वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी सिस्टम या सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है, अर्थात लो टेम्परेचर को कायम रखा जाता है या सतत रखा जाता है, इसे हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। दूसरा आपका इसमें शब्द है वो है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में परिशिष्ट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर देखिए क्या है। तो आपका रेफ्रिजरेशन का एक मतलब शब्द ही है आपका रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर देखिए क्या है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी सिस्टम या सब्सटेंस के टेम्परेचर को जल के जमाव बिंदु से लो टेम्परेचर पर लाकर सतत कायम रखा जा सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर कहलाता है। तो आसानी से इसे समझना तो देखिए क्या है। रेफ्रिजरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, मान लिया एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आपका सिस्टम हो या सब्सटेंस हो या पदार्थ हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके टेम्परेचर को जल के जमाव बिंदु से लो टेम्परेचर पे लाकर सतत कायम रखा जा सकता है। उसे कंटिन्यूअस रूप से उसके जल के जमाव बिंदु से लो टेम्परेचर पे रखा जाने का कार्य करते हैं। आपने फ्रिज में जो सिंपल जो आपने फ्रिज जो आपके घर में होगा, फ्रिज में आपने देखा होगा, वो भी आपका वही तो रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज है। तो उसमें आपने देखा है कि वो ऐसा मतलब डिवाइस है, माना कि उसमें हमने किसी एक सब्जी को रख दिया, वेजिटेबल रख दिया या फ्रूट रख दिया है, तो क्या करता है कि जो जल का जो वाटर का जो जमाव बिंदु है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी लो टेम्परेचर पे ला के उसे क्या करता है, एक समान टेम्परेचर बना के रखता है। तभी तो आपकी जो भी वेजिटेबल होती हैं, फ्रूट होती हैं, वो आपकी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि उसको हम एक फिक्स तापमान पे उसको क्या करता है रेफ्रिजरेटर, उसकी फिक्स तापमान को बनाए रखता है कंटिन्यूअस रूप से। ठीक है। इसके अलावा इसके रेफ्रिजरेटर के दूसरे शब्दों में डिफिनेशन है, जैसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या है कि वह रेफ्रिजरेटर कूलिंग मशीन है जो आपके सब्सटेंस के जल के जमाव बिंदु से लो टेम्परेचर को उत्पन्न या नियंत्रित करता है, रेफ्रिजरेटर कहलाता है। वही बात है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को जल के जमाव बिंदु से लो टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, उसको नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। ये तो आपको फ्रिज करता है, वो क्या करता है, उस जो भी आपकी उसमें सामान रखते हैं, चाहे फ्रूट हो चाहे आपका वेजिटेबल है, उसको ठंडा रखने का काम करता है। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद पे देखिए इसमें नेक्स्ट चीज़ है हीट पंप है। तो हीट पंप क्या है देखिए। तो हीट पंप वह पंप है जो हीट को न्यून ताप बिंदु से लेकर उच्च ताप बिंदु को देता है, हीट पंप कहलाता है। तो हीट पंप से आप ये नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि जैसे पंप है, तो पंप का काम क्या है कि कोई भी एक पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या कर रहा है, जो हीट पंप है वो हीट को लो टेम्परेचर पॉइंट से आपके आपका हाई टेम्परेचर पॉइंट को देता है, हीट पंप कहलाता है। यही आपका लिखा है, वह पंप जिसकी सहायता से वह पंप जो हीट को न्यून ताप बिंदु से उच्च ताप बिंदु को देता है, हीट पंप
कहलाता है। ठीक है, ये आप था आपके हीट पंप था, ये छोटा सा था। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है आपका रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट, तो रिफ्रिजरेंट क्या है, देखिए वह हीट कैरिंग मीडियम जिसकी सहायता से फ्रीजिंग उत्पन्न होता है, रिफ्रिजरेंट कहलाता है। तो रिफ्रिजरेंट वह हीटिंग कैरिंग मीडियम है जिसकी सहायता से हम फ्रीजिंग उत्पन्न करते हैं, इसे हम रिफ्रिजरेंट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में रिफ्रिजरेंट का एक और डेफिनेशन है कि पदार्थ वह वर्किंग पदार्थ जो शीत पदार्थ से उसमें ऊर्जा लेकर तप्त पदार्थ को प्रदान करता है, रिफ्रिजरेशन कहलाता है, रिफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या है दूसरे शब्दों में इसका डिफरेंशन क्या था कि आपका दूसरे शब्दों में इसको अगर हमें बताना हो तो वह वर्किंग पदार्थ जो शीत पदार्थ से उसमें ऊर्जा लेकर तप्त पदार्थ को प्रदान करता है, रिफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आपका यही डिफिनेशन है, वह हीट कैरिंग मीडियम जिसकी सहायता से फ्रीजिंग उत्पन्न होता है, रिफ्रिजरेंट कहलाता है। यही रिफ्रिजरेंट के बारे में उस दिन बताया था, रिफ्रिजरेंट, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये बस एक हीटिंग कैरिंग मीडियम है जिसकी सहायता से हम फ्रीजिंग उत्पन्न करते हैं, रिफ्रिजरेंट कहलाता है। और भी चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी तो बस इतना ही है इसमें, लेकिन आप जानेंगे उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, अन्य चीज़ें। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। आपका जो रिफ्रिजरेंट होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, सॉरी 2 टाइप के होते हैं। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी रिफ्रिजरेंट, दूसरा आपका सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रिफ्रिजरेंट क्या होता है, देखिए आसान है, इसे समझना है। प्राइमरी रिफ्रिजरेंट तो वह रिफ्रिजरेंट जो कंप्लीट रिफ्रिजरेशन साइकिल में कार्य करता है उसे प्राइमरी रिफ्रिजरेंट कहते हैं या कहलाता है। तो क्या है, सिंपल, वह रिफ्रिजरेंट जो कंप्लीट रिफ्रिजरेशन साइकिल में कार्य करता है प्राइमरी रिफ्रिजरेंट कहलाता है। जिससे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फेरान 12 है, मेथिल क्लोराइड है, इत्यादि बहुत सारे हैं। तो ठीक है, तो ये जो भी आपका अमोनिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, या फेरान 12 हुआ, या अमोनियम क्लोराइड हुआ, ये ऐसे रिफ्रिजरेंट हैं जो आपके कंप्लीट रिफ्रिजरेशन साइकिल में कार्य करते हैं। मतलब ये पूरी तरह से, मतलब जहाँ वो पूरी तरह से साइकिल चलेगी, जैसे मतलब उस दिन आपका साइकिल के बारे में समझा रहा था, तो पूरी तरह से जो भी आपका वो डायग्राम बनाया था उसमें पूरे मतलब साइकिल में ये रिफ्रिजरेंट का काम रहता है। तो आपने देखा था अमोनिया का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया था अमोनिया कैसे कैसे कर रहा था। तो चीज़ें कुछ और नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताया गया था, शायद इसलिए नहीं समझ में आ रही थी। तो आज आपको इसीलिए आज इसको हमने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो जानने योग्य चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानने योग्य चीज़ें हैं, जो आपका एक कंप्लीट प्राइमरी जो रिफ्रिजरेंट है, अमोनिया है, CO2 है, SO2 है, फेरान है, अमोनियम क्लोराइड है। तो कोई छोटे शब्दों में पूछ लेता है कि ये बताइए जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है या जो घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में हम क्या करते हैं, मतलब ठंडा रखने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो फेरान का प्रयोग करते हैं। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम फेरान का उपयोग करते हैं, जबकि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर में हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं। तो यह कह सकते हैं कि बड़े कार्य के पर्पज़ से हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं, छोटे पर्पज़ के लिए हम फेरान का प्रयोग करते हैं। तो ये है, फेरान डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, जबकि अमोनिया आपके कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में है, देखिए बस इसी में जो आपका रेफ्रिजरेटर था 2 टाइप का पढ़ाया गया, अभी 2 टाइप का होता है रेफ्रिजरेटर। तो उसमें दूसरा टाइप है जो है वही है आपका इसमें बताया जा रहा है। देखिए तो आपका ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के देखिए क्या है कि वो रेफ्रिजरेंट
वह रिफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के किसी निश्चित भाग में प्रवाहित होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट साइकिल कहलाता है। ठीक है, देखिए उसमें उस वाले में ही अंतर है। उसमें क्या था कि जो भी आपका जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट था वो आपकी कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका कार्य करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट पूरे साइकिल में नहीं काम करता है। अगर हमारे किसी निश्चित भाग में जहाँ पे उस चीज़ की हमें आवश्यकता है, जहाँ पे ठंडे की करने की ज़रूरत है, वो विशेष भाग में ही प्रभावित होता है, वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। देखिए वही लिखा है, वह रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के किसी निश्चित भाग में प्रवाहित होता है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जाम्पल के रूप में बर्फ़ हुआ अथवा पानी है या SO2 है, आपका कैल्शियम क्लोराइड है, इसके बाद सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आपका सोडियम क्लोराइड इत्यादि हैं। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। इसका उदाहरण आप सिंपल समझ सकते हैं। जैसे मान लिया हमें एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हमें हमारे पास कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम क्या नाम इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हम फ्रिज का प्रयोग नहीं कर पा मतलब फ्रिज नहीं लगा पा रहे हैं कि जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए उसके लिए, तो ऐसे नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस विशेष चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ़ रख देते हैं। तो बर्फ़ भी क्या करता है, उस विशेष पदार्थ को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो वो क्या है, आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। वो भी पानी भी इसी तरह है, पानी भी किसी चीज़ को ठंडा रखने का काम करता है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो इस तरह से हमने रेफ्रिजरेंट के बारे में क्या करके जाना कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो अब इसमें हमारे हिसाब से आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को इसे समझने में कि रेफ्रिजरेंट क्या है, ठीक है, तो उसका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें नहीं, अब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। तो किसी रेफ्रिजरेंट के आइडियल क्या गुण हैं उसके बारे में जानना है। एक आइडियल, एक आदर्श प्रशीतक कि क्या आपके गुण होने चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखा है। इसके किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट के निम्न गुण इसमें लिखे गए हैं, आपको क्रमशः आप देख सकते हैं। तो पहला इसमें क्या है, देखिए, रेफ्रिजरेंट को नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नॉन कोरोसिव होना चाहिए मतलब संरक्षक जंग रोधिक होना चाहिए, उसमें जंग की संभावना नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर मॉइस्चर से प्रभाव से फ्री होना चाहिए। मतलब जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है वो नमी के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कहीं पे आपने रख दिया वो नमी उत्पन्न कर दे, तो नमी उत्पन्न कर देगा तो दिक्कत ही हो जाती हैं। तो नमी युक्त होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही से लिखा है। इसे क्या कह सकते हैं, रेफ्रिजरेंट मतलब मॉइस्चर के प्रभाव से फ्री होना चाहिए। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेंट होता है नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, मतलब अज्वलनशील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले कि वो आग के आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, तो पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो पता चले वो पूरा आपका फ्रिज जल गया। तो इस प्रकार का रेफ्रिजरेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और ज्वलनशील होना चाहिए। ठीक है, एक किसी एक आइडियल रेफ्रिजरेंट के ये क्या है, आपके गुण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो रेफ्रिजरेंट एक आइडियल रेफ्रिजरेंट नॉन पॉइजनस तथा नॉन टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक होना चाहिए। मतलब कोई भी आपका रेफ्रिजरेंट है वो आपका विषहीन तथा घातकहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि पता चले कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है फ्रिज में है, ठीक है, वो ठंडा कर रहा है, तो बाई चांस कहीं लीकेज हो गया, तो लीकेज होने के कारण जो आपका उसमें पदार्थ रखा गया उसके संपर्क में आ गया, अब कोई व्यक्ति उसे खा गया, मतलब खा लिया गलती से,
तो पता चले उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, जहलशील मतलब आपका जहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें है, कोई भी रिफ्रिजरेंट नॉन पोल्यूएंट होना चाहिए, मतलब प्रदूषित रहित होना चाहिए। कोई भी आपका आइडियल रेफ्रिजरेंट का एक गुण है कि वो आपका प्रदूषित रहित होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि हम पर्यावरण को बचाने मतलब क्या नाम है, अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण को ही हम दूषित करते जा रहे हैं। तो मतलब पर्यावरण दूषित होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेंट दुर्गंध रहित होना चाहिए। दुर्गंध रहित मतलब यह है कि उसमें दुर्गंध नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसे महकना नहीं चाहिए, लेकिन अमोनिया तो थोड़ा बहुत महकता है, लेकिन ये है कि वो दुर्गंध रहित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अन्य केमिकल डाल के उसमें थोड़ा सा सुगंध डालते हैं ताकि वो लीक हो कहीं से, तो उसकी मतलब लीकेज पता चल सके। लेकिन ये किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का एक गुण है कि वो दुर्गंध रहित होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है तथा बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका लो होना चाहिए। ठीक है, तथा किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट का कम दाब पर इफिशिएंट होना चाहिए। कोई भी रेफ्रिजरेंट हो आपका वो कम प्रेशर पे ही उसकी इफिशिएंसी अधिक होनी चाहिए। मतलब वो अगर उसका प्रयोग हम किसी चीज़ को ठंडा करने में कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कूल करे, ऐसा ना हो कि इनपुट आपका ज़्यादा हो आउटपुट में कम हो। ठीक है, उसकी इफिशिएंसी अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें पॉजिटिव प्रेशर दाब पर कार्य करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होना चाहिए। इस प्रकार का आपका रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, ये उसके आइडियल गुण है। इसके अलावा और भी हैं, ढेर सारे हैं, तो एक एक करके बारे में जान जाएंगे। क्योंकि मान लिया अगर हम 10-20 पढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए उसमें से 6-7 याद हुआ, 10 याद रहा तो आपके लिखने के लिए पर्याप्त हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें इसे लुब्रिकेंट ऑयल में घुलनशील होना चाहिए। जो आपका एक आइडियल रेफ्रिजरेंट है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो लुब्रिकेंट ऑयल में घुलनशील होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया कि अगर कोई भी बर्फ़ है, आपने देखा होगा बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर मान लिया कोई पानी है, वाटर है, उसको ठंडा करना है तो क्या करते हैं, बर्फ़ में इसको बर्फ़ को पानी में डाल देते हैं तो पता चलता है वो आसानी से आपका घुल जाता है। तो इस तरह से क्या करता है कि गर्म पानी को, या हो सकते हैं शीत गर्म पानी होता है, उसको क्या करता है, ठंडा करने का कार्य करता है। तो ये आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाना चाहिए। तो वही है इसमें, मतलब कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेंट इस प्रकार का होना चाहिए तो लुब्रिकेंट ऑयल में घुलनशील होना चाहिए। तथा कोई किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए। ठीक है, तथा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी लो होनी चाहिए। सॉरी, उसकी थर्मल किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आपका लो होगा, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी हाई होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। जो भी आइडियल जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका विद्युत का कुचालक होना चाहिए। विद्युत का कुचालक होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लिया कि अगर वो कुचालक नहीं रहेगा, मतलब चालक होगा, तो अगर मान लिया किसी भी कोई भी मान लिया धारा बह रही है तो गलती से लीकेज हुआ तो पता चले कि वो चालक होगा, तो उसके संपर्क में आने से पता चला कोई व्यक्ति की आपकी झटके, मतलब शॉर्ट लग जाए, उससे झटके लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेंट है वो विद्युत का कुचालक होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा वो मान लिया अगर सुचालक होगा तो उसके संपर्क में वाटर है तो वाटर भी एक चालक है, तो पता चलेगा कि वो जो उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा फिर इसको खोलेगा तो उसे
लाइट मारने का चांस रहेगा। ठीक है, तो कोई भी आइडियल आपका रिफ्रिजरेंट आपका विद्युत का कुचालक होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें, जो भी आपका रिफ्रिजरेंट हो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो बाज़ार में आपकी मार्केट में शुद्ध अवस्था में सुगमता से मतलब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उसे मतलब पाने में किसी व्यक्ति को कठिनाई ना हो। तो रिफ्रिजरेंट ऐसा हो कि पता चले उसे मार्केट में हमें ढूंढते रह जाए ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो आसानी से मतलब बाज़ार में आपका अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसमें और भी है, इसकी आपकी रिफ्रिजरेंट की इनिशियल कॉस्ट आपकी लो होनी चाहिए। तो रिफ्रिजरेशन की जो इनिशियल कॉस्ट है वो आपकी लो होना चाहिए। तो पता चले कि पहले ही महंगा हो गया तो कोई व्यक्ति उपयोग ही नहीं करे। तो जो भी आपका एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट आपकी लो होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आइडियल रेफ्रिजरेंट आपका हाईली इफ़िशिएंट होना चाहिए। जो होना चाहिए एक आइडियल रेफ्रिजरेंट हाईली इफ़िशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल रेफ्रिजरेंट आपका किस प्रकार होना चाहिए, हाई इफ़िशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा ये लास्ट जो टॉपिक तो इसका पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी आइडियल रिफ्रिजरेंट का परफॉर्मेंस फैक्टर हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके किसी भी एक आइडियल रिफ्रिजरेंट के मेन गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इतने सारे होते हैं। जो लास्ट जो आपका इसका पॉइंट था देख सकते हैं, वो आपका क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस फैक्टर हाई होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस फैक्टर हाई होना चाहिए। परफॉर्मेंस फैक्टर से आप क्या समझते हैं, अगले वीडियो में जब भी आपका बनाया जाएगा तो उसमें बारे में बताया जाएगा कि परफॉर्मेंस फैक्टर का एक किसी भी रेफ्रिजरेटर में बहुत बड़ा उसका इम्पोर्टेंट महत्व है। तो अगले वीडियो में बारे में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज के लिए आज इतना ही समझिए। किसी एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की ये मेन गुण है, मतलब गुण है कि उसकी परफॉर्मेंस फैक्टर आपकी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा एक एक चीज़ें के बारे में डिस्कस किया, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन जानने योग्य चीज़ें थी। जैसे आपका रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप से आप क्या क्या समझते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर में आपका रेफ्रिजरेटर दो प्रकार के हैं। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जब देखा कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद फिरान 15 होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये सब उसमें हमने देखा कि जो फिरान का हम उपयोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में करते हैं, जबकि अमोनिया का उपयोग कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर में करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल में देखा बर्फ तथा पानी हो, ये SO2 कैल्शियम क्लोराइड, ये मतलब उसके बाद सोडियम क्लोराइड TC, ये सब क्या है एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के आपके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक किसी आइडियल रेफ्रिजरेंट के क्या प्रॉपर्टी क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में हमने ढेर सारे पॉइंट डिस्कस किया। तो इन सब पॉइंटों को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किसी आइडियल रेफ्रिजरेंट के क्या आपके गुण होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो मान लीजिए इतने पॉइंट अगर के आप डिस्कस किया गया तो ज़रूर अगर 10 पॉइंट भी आपको याद रहेगा उसे लिखने में आसानी होगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आज के लिए थैंक यू। ध्यान से आप लाइक कीजिए। ठीक है।